Hello everybody. Now we are going to learn about some important questions from the chapter rotational motion, which is the one of the important chapter in the 12th physics book. Okay, so before this we have already have completed some important chapters from this 12th standard book, and we have discussed about some important questions from these chapters also. Now in this video we are going to learn about some important questions from the rotational motions, which can be asked in these kinds of exams, competitive exams like JEE, NEET, CET, NET exams. These kinds of questions can be asked. Okay, so let's start with the questions, and we are going to learn about the way by which we can solve these kinds of questions. Okay, so this is the first question. The question is, the moment of inertia of a body does not depends upon the. What is the question? The moment of inertia of a body does not depend upon the. जैसे कि रोटेशनल मोशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि रोटेशनल मोशन में जो बात हुई है वो सबसे ज़्यादा हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ही उस चैप्टर में पढ़ते हैं. ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड होता है और किस पे डिपेंड नहीं होता है, ये आपको जानना, आपके लिए पता होना बहुत ज़रूरी है. सो ऑप्शन नंबर ए जो है आपके लिए वो है मास ऑफ द बॉडी. ऑप्शन नंबर बी जो है वो है पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास. ऑप्शन नंबर डी द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. सो ये कुछ ऑप्शन है आपके लिए. चलिए मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है वो. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहता है वो हम आई से डिनोट करते हैं, और आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर. ये हमारे पास फार्मूला होता है. सो अगर हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी क्वांटिटी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिपेंड होता है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मास पे डिपेंड रहेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड रहेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड रहेगा. सो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज द अनदर क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द फिजिकल क्वांटिटी इन ट्रांसलेशनल मोशन which is analogous to moment of inertia in rotational motion is. आपको यहाँ पर बताना है कि ट्रांसलेशनल मोशन में ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो रोटेशनल मोशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एनालॉगस होती है, सिमिलर होती है. तो देखिए ट्रांसलेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज रहती है जो कि एक दूसरे के लिए एनालॉगस रहती है. अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे ऐसी क्वांटिटीज़ के बारे में. तो यहाँ पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एनालॉगस क्वांटिटी बताई है. सो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर डी मास. मास जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एनालॉगस रहता है ट्रांसलेशनल मोशन में. ओके, देखिए फोर्स जो है, फोर्स तो आ नहीं सकता क्योंकि फोर्स एक खुद ही ट्रांसलेशनल मोशन है, फोर्स खुद ही एक ट्रांसलेशनल क्वांटिटी है. ओके, सो फोर्स के लिए जो है हम टॉर्क यूज़ करते हैं रोटेशनल मोशन में, और वेलोसिटी जो है उसमें भी हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, और एनर्जी भी जो रहती है वो अलग अलग रहती है. सो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी मास. नाउ दिस इज द अनदर वन क्वेश्चन विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ लेट्स focus on this question. The question is, a heavy body and a light body have equal kinetic energy. Which one of them has the greater momentum? The question is, आपके लिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में? एक हेवी बॉडी दी है और एक लाइट बॉडी दी है. आपके लिए कंडीशन दी गई है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है. सो आपको इसमें से मोमेंटम निकालना है इसका, उसका कौन सी बॉडी का मोमेंटम जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा, ये आपके लिए यहाँ पर बताया गया है. सो देखिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें. ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला की
जानकारी होना बहुत आपके लिए ज़रूरी है। सो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो रहती है, ओके, काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है कि वो हम 1/2 mv² से डिनोट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। लेकिन जो मोमेंटम रहता है, वो मोमेंटम जो होता है वो p = मास इंटू वेलोसिटी रहता है, राइट। p = मास इंटू वेलोसिटी। सो इसका यूज़ करके हम क्या है कि इसमें से किसका मोमेंटम जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, हेवी बॉडी। हेवी बॉडी जो रहेगी उसका क्या रहेगा, मोमेंटम सबसे ज़्यादा रहेगा। ओके, सो दिस वाज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now this is the question, I will read the question. If the angular velocity of a body increases by 20%, if the angular velocity of a body increases by 20%, then its kinetic energy of rotation will increase by. आपको देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको एंगुलर वेलोसिटी दी गई है। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। आपको पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो रहती है वो हम 1/2 I ω² से डिनोट करते हैं। ओके, सो अगर हम एंगुलर वेलोसिटी को 20% से बढ़ा देंगे, सो इसका काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा। सो काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी किस तरह से बढ़ेगी ये आपको पूछा गया है। सो इसका जो सही जवाब आएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 44%। ओके, सो ये इस सवाल का सही जवाब था। नाउ दिस इज द अनदर क्वेश्चन फॉर यू। अ क्वेश्चन इज अ बॉडी रोल्स डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन if its rotational kinetic energy is 40% of its translational kinetic energy, then the body must be a. अगर ये जो कंडीशन दी गई है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज़ 40% ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो बॉडी कौन सी रहेगी। देखिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये जो कंडीशन यहाँ पर दी गई है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ओके, तो वो जो बॉडी रहेगी वो बॉडी रहेगी सॉलिड स्फीयर। ओके, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज द अनदर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज व्हेन द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इज 0। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बड़ा ही सीधा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड है। व्हेन द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इज 0, द क्वांटिटी दैट विल रिमेन कांस्टेंट इज द। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है ऑप्शन नंबर ए लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन नंबर बी एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन नंबर सी फोर्स एंड ऑप्शन नंबर डी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो इनमें से जो है आपके लिए जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी एंगुलर मोमेंटम। देखिए अब ये सवाल का जवाब एंगुलर मोमेंटम क्यों आता है। सो ये जो सवाल है ये सवाल टोटली डिपेंड्स है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। सो उसमें क्या रहता है, अगर टॉर्क 0 हो जाता है, ओके, टॉर्क अगर 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम जो रहता है यानी कि यल, ओके, सो उसकी जो वैल्यू रहती है वो 0 हो जाती है एंगुलर मोमेंटम की। और अगर फोर्स 0 होता है, यहाँ पर आपको टॉर्क बताया गया है, और अगर जो फोर्स 0 होता है तो लीनियर मोमेंटम जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका सही जवाब है। सो आपके लिए जो इक्वेशन आएगा वो है dl/dt इज इक्वल टू टो। ओके, दिस विल बी द इक्वेशन फॉर यू। अगर इसमें हम टो की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये जो डेरिवेटिव है dl/dt वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 है तो वो क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो रहता है वो
0 आता है। सो इसके लिए इसका सही जवाब जो है वो है एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ डिस्क, अ रिंग and a solid sphere have the same mass and radius. Which of them have the minimum moment of inertia? देखिए आपके लिए यहाँ पर 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। एक जो है डिस्क है, एक जो है रिंग है और एक जो है वो सॉलिड स्फीयर है। उसका मास और रेडियस सेम दिया गया है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका सबसे कम रहेगा। देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है कि मिनिमम यानी कि सबसे कम क्या रहेगा। आप इससे मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। सो आपको ये काम करना है कि मैक्सिमम किसका रहेगा ये फाइंड आउट करना है। चलिए मैं आपको हिंट दे देती हूँ एक किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। सो ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, एक जो है वो डिस्क है, अनदर वन जो है वो रिंग है और एक सॉलिड स्फीयर है। सो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले आप फाइंड आउट कर लीजिए, फॉर्मूला उसको देख लीजिए और उसके बाद जो है आपको इस सवाल का जवाब आसानी से मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पर आपको सवाल का जवाब बता देती हूँ। इसका सही जवाब जो आएगा वो रहेगा स्पीयर जो रहेगा उसकी सबसे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज a solid cylinder of mass 20 kg, a solid cylinder of mass 20 kg has length 1 meter, okay, and radius 0.5 meter. आपको क्या क्या दिया है यहाँ पर, मास दिया है, लेंथ दी है और उसकी रेडियस दी है। देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस इज। आपको यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, वो भी किस में, किलोग्राम मीटर स्क्वायर में। देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर इस क्वांटिटी में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है और वो भी किसके अबाउट, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट। सो इसके लिए जो फॉर्मूला रहता है सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस, वो जो है वो है उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो है I इज इक्वल टू m/² अपॉन 2। ओके, ये जो है ये उसका फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। ओके, सो इसका सही जवाब जो है मैं आपको बता देती हूँ। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ दी 2.5। अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, now we will continue. This is the another question. Now just focus on this question. The question is, I will read here the question. A body of moment of inertia of 5 kilogram meter square rotating with an angular velocity of 6 radian per second has the same kinetic energy as a mass of 20 kg moving with a velocity of। सो आपको यहाँ पर क्या क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है। आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है जो कि 5 kg मीटर स्क्वायर है। एंगुलर वेलोसिटी दी गई है जो कि 6 रेडियल पर सेकंड है और काइनेटिक एनर्जी सेम है इसकी और मास जो है वो 20 kg आपको दिया गया है। आपको यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। देखिए कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रहेगी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर रहेगी। सो इन कुछ फार्मूला का यूज़ करके आप जो है वेलोसिटी जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इसका जो जवाब आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आप जो है इसको सॉल्व करके देख लीजिए। सो इसका जो सही जवाब आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, 3 मीटर पर सेकंड, ये जो है ये इसका सही जवाब रहेगा। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द अनदर क्वेश्चन फॉर यू। द क्वेश्चन इज
the moment of inertia mi, that is the moment of inertia of a disk about its geometrical axis is I. Okay, moment of inertia of a disk about its geometrical axis is I, then its moment of inertia about its diameter will be. देखिए जो डिस्क रहती है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो फॉर्मूले हैं वो अलग अलग रहेंगे अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस एंड अबाउट इट्स डायमीटर. ओके, सो जैसे कि आपको पता ही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एक्सिस चेंज होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होता है. सो आपको ज्योमेट्रिकल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो अगर आई हुआ तो आपको ये बताना है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर क्या होगा. ओके, सो आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर ए आई, ऑप्शन नंबर बी 2i, ऑप्शन नंबर सी I/2 एंड ऑप्शन नंबर डी I/4. ओके, सो इसका जो सही जवाब आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ दी I/2. ये जो है ये इसका सही जवाब रहेगा. अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अगर फॉर्मूले देखेंगे डिस्क के लिए अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस एंड अबाउट इट्स डायमीटर, सो आपको ये जवाब का आंसर इस तरह से मिल जाएगा. इसका सही जवाब जो है वो है I/2, I/2. ओके, इस तरह से इसका जवाब आ जाएगा. नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. This is the another question. The question is, when the external torque acting on a system is 0, then there will be conservation of. When the external torque acting on a system is 0, then there will be conservation of. देखिए जो हमने वो क्वेश्चन देखा जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि टॉर्क अगर 0 हुआ तो जो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा. सो इस तरह से इसका जो सही जवाब आएगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एंगुलर मोमेंटम. ओके, ऑप्शन नंबर बी एंगुलर मोमेंटम जो है इसका सही जवाब होगा. वो कैसे आएगा? सो उसके लिए जो फॉर्मूला था वो था dl/dt इज इक्वल टू 2. ओके, सो अगर 0 होता है टॉर्क की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं इसके लिए तो dl/dt जो है वो 0 हो जाएगा. और ये जो है वो डेरिवेटिव है और जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उसका क्या होता है, जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है. सो यल जो है यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा यानी कि वो कंजर्व्ड रहेगा. ओके, सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा. ओके, so this is the question. Now come to the next question. Now this is really a wonderful and a very important question. You just focus on this question and try to understand. Now if the earth suddenly contracts to half of its present radius, okay, if the earth suddenly contracts to half of its present radius by keeping its mass constant, then what would be the length of the day? What would be the length of the day? देखिए आपको यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ द डे कैलकुलेट करनी है. तो ये आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर क्या किया है, रेडियस को जो है कॉन्ट्रास्ट किया गया है. कितना, हाफ किया गया है रेडियस को, और इसका जो मास है वो कांस्टेंट है. ओके, यहाँ पर अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे. ओके, सो उसके ज़रिए जो कुछ भी होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम अगर यूज़ करेंगे तो इससे हम जान पाएंगे कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज़ होता है, देखिए यहाँ पर एक रिलेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इंक्रीज़ होता है तो हमारा जो टाइम रहता है वो इंक्रीज़ होता है. ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा तो टाइम बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा तो टाइम घटेगा. ओके, सो यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए I इज इक्वल टू mr² है. m की वैल्यू तो कांस्टेंट है, r की जो वैल्यू है वो कम कर दी गई है. ओके, r की वैल्यू क्या है, कम हुई है. अगर r की वैल्यू कम हुई, ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम हो जाएगा. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो टाइम जो है वो कम हो जाएगा.
सो टाइम कम होकर कहाँ तक आएगा, टाइम हो जाएगा हमारा 6 आवर का। ओके, सो हमारा जो एक दिन होगा वो कितना होगा, 6 आवर का हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, now we will proceed towards the next question. Now this is the another important question. The question is, if all the ice on the polar caps of the earth melts, if all the ice on the polar caps of the earth melts due to global warming, then the duration of the day will be। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो भी आइस है हमारे पोल्स पे जो है, अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल पे जो आइस है, अगर वो मेल्ट होता है ओके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो हमारा जो दिन रहेगा उसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे, दिन बढ़ेगा या घटेगा, वेदर द टाइम ऑफ द डे विल इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो रिलेशन है वो किस तरह से है, अगर ये आइस जो है पोलर कैप्स का अगर वो मेल्ट होता है तो क्या हो जाएगा, जो मास इस एक्सिस के ओके एक्सिस, ये जो ये जो एक्सिस रहेगा, यहाँ पर कुछ आइस रहेगा, यहाँ पर कुछ आइस रहेगा, और अगर ये जो आइस मेल्ट होता है तो ये मास डिस्ट्रीब्यूशन है जो वो चेंज हो जाएगा, मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग जगहों पे। सो अगर ये मास डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या हो जाएगा, मास डिस्ट्रीब्यूट होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है तो उसकी वजह से टाइम जो है वो भी बढ़ जाएगा। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम और द लेंथ ऑफ द डे। सो कौन सा जवाब सही होगा इसमें से, 24 आवर तो हमारे रेगुलर डे का टाइम है, लेस तो हो नहीं सकता, 12 आवर्स भी नहीं। सो क्या हो जाएगा, टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, और इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी, मोर देन 24 आवर्स, ये इसका सही जवाब है। सो आई थिंक फॉर टुडे दिस इज इनफ फॉर यू। In next video we will learn about the another some important chapters or important questions from the another chapters. So for this, thank you very much.